चलो हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा रिफ्रेश मार लें तुम्हारे दिमाग को भी। क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो क्या होता है क्वथनांक? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, वो अब छोटी क्लासों का था। अब आ जाए हम साइंटिफिक मेथड में। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो 11th क्लास में द्रव की अवस्थाएं पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था क्वथनांक की डेफिनेशन, हिमांक की डेफिनेशन। तो क्वथनांक क्या पढ़ा था? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाए, उस तापमान को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। कैसे? ये मेरे पास कोई द्रव है, इसको मैं गर्म करूं, तो द्रव को गर्म करूंगा तो इस द्रव की सतह से वाष्पन होगा। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था जब इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, कि जब कोई द्रव है उसकी द्रव और वाष्प अवस्था के मध्य क्या हो? साम्य। उस साम्य पर उसका तापमान है, वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं इसको गर्म कर रहा हूं तो द्रव की सतह से वाष्पन स्टार्ट होगा। तो ऐसा अपने पास कोई टेम्परेचर जब इस सतह पर उसकी द्रव भी हो और कौन सी अवस्था हो? वाष्प अवस्था भी हो, वही कहलाएगा अपना साम्य अवस्था। वही अवस्था क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था। तो इस आधार पे हम क्या कहेंगे कि वह तापमान जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्यों? कि अब ये खुला पात्र है, इसके मैं अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूं, अब ये खुला पात्र है, इसमें मैं इसको क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं। तो गर्म करने पर खुले पात्र में इसकी सतह से वाष्पन कब स्टार्ट होगा? वायुदाब किस पे आरोपित हो रहा है? सतह पर। और वाष्प दाब, तो दोनों दाब एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। कि जैसे द्रव को गर्म कर रहे हैं तो सतह से वाष्प दाब उत्पन्न कर रही है, और उसी के ऊपर किसका दाब है? वायुमंडलीय दाब। अब ये दोनों दाब जब बराबर है तो उस अवस्था में हम क्या कहेंगे कि इस सतह पर, इस सरफेस पर वाष्प उत्पन्न हो रही है। वो उससे अधिक तापमान होते ही इसका दाब ज्यादा हो जाएगा और वायु दाब कम होगा, तो क्या हो जाएगी? वो वाष्प वायुमंडल में चली जाएगी। तो क्या कहेंगे कि वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। किसी द्रव का क्वथनांक की डेफिनेशन क्या होगी? कि वह ताप जब किसी द्रव की वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। तो एक नंबर की अपने पास डेफिनेशन हो गई क्वथनांक। अब आ जाए हम क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, कैसे होगा। ये 1 लीटर पानी है, इसको मैं गर्म करूं, ठीक है, तो इसकी वाष्प के द्वारा डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब होगा। तो मैं ये कहूं कि ये खुले पात्र में है, तो इसकी पूरी सतह पर किसके कण हैं? विलायक के। ठीक है। अब मैं ये कहूं कि ये खुला पात्र है उसी आकार का, इसकी सतह पर ये पानी के कण है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी सतह पर, अब अगर मेरे ये कहूं कि 1 लीटर विलयन है, इस 1 लीटर में यहाँ तो केवल क्या था? पानी विलायक था। यहाँ 1 लीटर क्या हो गया? विलयन। वही एग्जांपल ले लूँ मैं, NaCl था, तो ये NaCl के कण भी यहाँ पर सतह पर आ गए। अब सतह पर आ गए तो इन सतह के कणों से यहाँ से द्रव की वाष्प उत्पन्न नहीं होगी। तो जब मैं दोनों को वही समान ताप पर समान समय के लिए हीटिंग देता हूं, गर्म करता हूं, तो इन दोनों में से इसकी वाष्प तो क्या होगी? कम बनेगी, जबकि इसकी वाष्प क्या बनेगी? अधिक।
तो A की वाष्प कम बन रही है तो अब मैं भी क्या कह रहा था कि वह ताप जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। यहां तो जो वाष्प है उसका दाब ज्यादा है, तो वो ज्यादा है तो वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अपने को कम गर्म करना पड़ेगा। जबकि यहां दाब, वाष्प का दाब क्या, वाष्प कम है तो दाब कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए अपने को गर्म करना और पड़ेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसके बराबर इसकी वाष्प उत्पन्न हो जाएगी। उस वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तो उसको लाने के लिए हमने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ाया है। तो इस बेसिस पे क्या कहेंगे कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट का नियम ये, राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अतः उसके बराबर शुद्ध विलायक के बराबर वाष्प लाने के लिए इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो क्या कहूंगा, अतः अवाष्पशील विलययुक्त विलयन है, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए मेरे को गर्म करना, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है तो अपनी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अतः अवाष्पशील विलययुक्त विलयन, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन है उसका क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है। समझ में आया कि शुद्ध विलायक है, उसकी सतह है, उस सतह पर पूर्णतः विलायक के कण होते हैं। अतः इसकी वाष्प है, दोनों को बराबर किया तो इसकी वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर आने के लिए अपने को टेम्परेचर कम रखना पड़ा, जबकि उस टेम्परेचर पर इसकी वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हुआ, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो क्वथनांक किसका ज्यादा हो गया, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का। किसका क्वथनांक अधिक हो गया, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का। तो क्या कहेंगे, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है। तो शुद्ध के लिए हम टी नोट या पी नोट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी नोट, और विलयन के लिए पी किया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा टी। अब देखो ये तो हो गया शुद्ध विलायक का T0 टी नोट, और विलयन का क्या हो गया टी। अब बॉइलिंग के लिए इनके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, टी भी यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ छोड़ दो। ये हो गया अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का क्वथनांक, और ये क्या हो गया शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ये क्या है अधिक, ये क्या है कम। तो अंतर निकालूंगा तो क्या कहलाएगा, डेल टी बी, बी का मतलब बॉइलिंग, डेल टी बी, और बी का मतलब क्या कहलाएगा बॉइलिंग। ठीक है, तो क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का मतलब बढ़ा है, उन्नयन का मतलब क्या होता है वृद्धि, तो बढ़ा है नहीं बढ़ा, ये कम था जबकि ये क्या हो गया ज्यादा। तो डेल टी बी क्वथनांक उन्नयन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी बराबर टी माइनस टी जीरो, या टी बी माइनस टी बी जीरो, एक ही बात होगी। परिभाषित करें तो जैसे वाष्प अनुमान के लिए किया था, तो क्या कहेंगे, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के क्वथनांक व शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के क्वथनांक व शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। ठीक है, अब देखो इससे अपने को वही क्वथनांक उन्नयन व मोलर द्रव्यमान जैसे पीछे निकाला था, वैसे ही अपने को अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का मोलर द्रव्यमान निकालना हो तो कैसे करेंगे। चूंकि डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी जीरो हो गया। अब मैं आ जाऊं कि राउल्ट के नियम से,
राउल्ट के नियम से हमने ये पढ़ा है कि डेल पी समानुपाती एक्स बी था, ये पढ़ा था। डेल पी बराबर पी जीरो एक्स बी, यही आया था लास्ट में। अरे डेल पी अपॉन पी जीरो बराबर क्या आया था एक्स बी। तो हम ये कहें कि डेल टी पी समानुपाती एक्स बी, जितना ज़्यादा अपने पास क्या होगा विलेय का उसकी वोन बिन उतनी ज़्यादा होगी, तो उसका वास्तव अवनमन उतना ही अधिक होगा। और वास्तव अवनमन अधिक होगा। अभी कहा था कि विलेय अवास्तविक विलेयुक्त विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है, तो विलेय की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसी इक्वेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि डेल पी है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, डेल टी बी के। जितना ज़्यादा डेल पी होगा उतना ही ज़्यादा डेल टी बी होगा, और ये दोनों किसके समानुपाती हो गए, एक्स बी के। डेल पी समानुपाती डेल टी बी की टी और टी जीरो, पी जीरो और पी ये ज़्यादा था, ये जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अंतर होगा, ये कम था और ये ज़्यादा था। तो दोनों के बेसिस पर ये तो अपने पास कांस्टेंट है, ये ज़्यादा है और ये कम है, दोनों का अंतर डेल पी और डेल टी बी हो गया। तो डेल पी समानुपाती डेल टी बी समानुपाती एक्स बी। इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं क्या कि डेल टी बी समानुपाती एक्स बी, अतः डेल टी बी बराबर कोई कांस्टेंट आ जाए a इंटू एक्स बी। हो सकता है तुम्हारे बुक में कोई और कोफिशिएंट भी दे रखा हो, अपने पास कुछ भी मान लो, अभी ये a है, लास्ट फॉर्मूला a क्या आएगा, ठीक है। तो डेल टी बी बराबर क्या हो गया, a इंटू एक्स बी। एक्स बी विलेय की मोल बिन हो गया और a अपना क्या हो गया, स्थिरांक। अब एक्स बी बराबर क्या पढ़ा था अभी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो डेल टी बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इस बेसिस पर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये कहा था कि एन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी हो, तो इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो। तो इस इक्वेशन को डेल टी बी बराबर में लिखूं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये लिखा। इस बेसिस पे लिखकर हम ये आ जाएं कि इसको नेग्लिजिबल किया जाए, तो इसको नेग्लिजिबल किया जाए तो ये डेल टी बी बराबर ए, इसको नेग्लिजिबल कर लिया, इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए, तो ये हो गया एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब देखो a यहाँ पे स्थिरांक है और एम ए स्थिरांक है, क्योंकि विलायक का उसका मोलर द्रव्यमान फिक्स होता है, जैसे जल लूँ तो मैं 18, बेंजीन लूँ तो 78, तो ए कांस्टेंट और ये कांस्टेंट ये दो हो गए। तो ये कहेंगे कि के बी स्मॉल, के बी बराबर मैं लिख लूँगा ए इंटू एम ए और एम ए दोनों स्थिरांक है, दोनों का गुणनफल हम क्या लिख लेंगे, के बी। तो उस समय ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल टी बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल टी बी बराबर के बी, बी का मतलब बॉइलिंग से, इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू 1 बटा डब्ल्यू ए। चलो भाई अब एक मैं कंडीशन डालूं कि यदि डब्ल्यू ए बराबर 1 ग्राम, डब्ल्यू बी बराबर क्या हो 1 ग्राम और एम बी बराबर हो 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी क्या कि डेल टी बी बराबर के बी इंटू 1 गुणा 1 बटा 1 गुणा 1, तो डेल टी बी बराबर के बी स्मॉल के बी हुआ कि नहीं हुआ। यदि डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी और एम बी इकाई हो तो अपने पास डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वापस समझे, चूंकि डेल पी समानुपाती एक्स पी होता है, अभी ये कहा था कि जितना ज़्यादा अपने पास वास्तव होगा जितना कम वास्तव होगा
क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। अतः वास्तव अवनमन क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती होता है। अतः ये किसके समानुपाती हो गया? एक्स बी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लेके आते हैं तो एक कांस्टेंट हो गया। एक्स बी का अपने पास जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगा? ये छूट गया ना डेल टी बी बराबर ए इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इस बेसिस पे ये फॉर्मूला लाया और ये कहा कि एन ए इज मच मच ग्रेटर देन एन बी हो, कि एन ए बहुत ज़्यादा हो एन बी से, तो इसको नेग्लिजिबल करें तो डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। दो राशि अपने पास कांस्टेंट राशि है, उनका गुणनफल भी कांस्टेंट होगा, इसलिए एक नया कांस्टेंट लिख दिया मैंने के बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एक अपॉन डब्ल्यू ए हुआ। अब क्या कहूँ कि यदि डब्ल्यू ए बराबर 1 ग्राम, डब्ल्यू बी बराबर 1 ग्राम, एम बी बराबर 1 ग्राम पर मोल हो, तो अब क्या कहेंगे कि डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा? के बी। ठीक है, अब कोशिश करो। ये मेरे पास एक पात्र है जिसमें 1 ग्राम विलायक है, उसमें 1 ग्राम में विलेय को घोलूं। क्या 1 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक घुल सकता है? 1 ग्राम विलायक है, उसमें 1 ग्राम विलेय को घोला जाए, या ये कहूं कि 1 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक घुल सकता है क्या? नहीं घुल सकता। इसलिए अगर मैं ये कंडीशन डाल दूं कि अपने पास जो विलायक है उस विलायक का भार मैं 1000 ग्राम ले लूं, विलायक का भार क्या ले लूं? 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम, तो क्या कहेंगे? चूंकि 1 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय नहीं घुल सकता, अतः विलायक को 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम लेने पर, तो अब क्या आ जाएगा? डेल टी बी बराबर के बी इंटू 1 गुणा 1/1000, तो के बी इंटू 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो के बी स्मॉल के बी बट्टा 1000 बराबर लिखेंगे हम कैपिटल के बी। क्या लिखेंगे? कैपिटल के बी। इसको इक्वेशन मान लिया मैंने, 1 दे दिया, और अब ये लिखूंगा कि स्मॉल के बी बराबर क्या हो जाएगा? के बी इंटू 1000। ठीक है, स्मॉल के बी बराबर क्या हो गया? के बी इंटू 1000 को समीकरण 1 में रखने पर किसकी जगह रखूंगा भाई? बताओ भाई, के बी की जगह के बी अपॉन 1000 बराबर के बी हुआ क्या? चूंकि 1 ग्राम विलेय को 1 ग्राम विलायक में नहीं घोल सकते, इसके लिए क्या कहेंगे कि विलायक के अगर 1 ग्राम की जगह मैं 1000 ग्राम ले लूं, तो यही इक्वेशन जो अपना इक्वेशन फर्स्ट था वो डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा? के बी गुणा 1/1000। अतः क्या लिखेंगे? स्मॉल के बी बटा 1000, ये हो गया। इसको एक नया नाम दे दूंगा, कैपिटल के बी। क्या कहूंगा? कैपिटल के बी। ठीक है, अब देखो विलेय की ग्राम में मात्रा और मोलर द्रव्यमान 1 हो जाए तो ये 1 हो गया, इसका मतलब W अपॉन MW इकाई हुआ, तो ये 1 मोल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। इस कारण से मैं क्या लिखूंगा कि के बी स्मॉल के बी बराबर के बी गुणा 1000। इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो अब अप्लाई करने पर इक्वेशन क्या हो जाएगी? समीकरण 1 क्या हो जाएगा? डेल टी बी बराबर कैपिटल के बी इंटू डब्ल्यू बी, इसको मान लो 1 और इसको क्या कर दूं 2, और फिर ये कहूं को समीकरण 1 में रखने पर, तो डेल
TB बराबर KB गुणा WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा WA, क्योंकि ये लिखा है मैंने स्मॉल KB की जगह कैपिटल KB इंटू 1000। ये कैपिटल KB कहलाएगा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये क्या कहलाएगा? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या कहा मैंने कि ये आ गया। इस बेसिस पे मैंने ये कहा कि एक की जगह 1000 ग्राम ले लें तो डेल TB बराबर हो जाएगा KB गुणा 1/1000। स्मॉल KB बटा 1000 को कैपिटल KB कहेंगे और ये कहलाता है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। वो इसलिए हुआ कि ये 1 मोल हो गया, ये 1 मोल हो गया और इसकी ग्राम में मात्रा 1000 ग्राम हुई तो ये मोललता हुई कि नहीं हुई? WB अपॉन MB इंटू 1/WA किलोग्राम में, ये पढ़ा था तो ये मोललता हो गई। इसलिए क्या करें हम? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक KB को किसको बोल रहे हैं? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसको बोल रहे हैं? KB को। तो भाई अब अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया कि डेल TB बराबर कैपिटल KB इंटू WB बटा MB इंटू 1000 बटा WA। ये विलेय की ग्राम में मात्रा, ये विलाय की ग्राम में मात्रा। अब मेरे को मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो मोलर द्रव्यमान तो कैसे ज्ञात करूंगा? MB, तो MB बराबर डेल KB इंटू WB बटा MB इंटू 1000 MB तो कैलकुलेट कर लिया अपॉन WA, और यहाँ पे आ गया डेल TB। अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का क्वथनांक उन्नयन के आधार पर अणुभार ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब देखो यहाँ से आ जाऊँ मैं, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ये मोललता का सूत्र हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि मोललता स्मॉल m बराबर होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा WA, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं तो ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्या? डेल TB बराबर KB गुणा मोललता। कोई पदार्थ है, तुम्हें उसका क्या दे रखा हो? मोललता दे रखी हो, और मोललता देकर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक दे रखा हो तो सीधा सीधा तुम्हारे क्या मिल जाएगा? क्वथनांक उन्नयन, और क्वथनांक उन्नयन के आधार पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? उस विलेय है, उस विलेय का क्वथनांक। ठीक है, यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि डेल TB समानुपाती M अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लें। न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, फिर इस आधार पे अपने पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके डाउट्स निकालते हैं। चलो भाई, न्यूमेरिकल है एक अवाष्पशील विलेयुक्त विलेय का जलीय विलयन, एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन है, उसमें 5 ग्राम अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है। एक अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन में 5 ग्राम अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है, तो WB बराबर कितने ग्राम आ गया भाई? 5 ग्राम। चलो एक सिंगल स्टेप में हो जाए। WB बराबर कितना आ जाएगा? 5 ग्राम। 5 ग्राम घुला हुआ है 1000 ग्राम जल में, तो WA बराबर कितना हो गया? 1000 ग्राम। एक अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन में विलेय के 5 ग्राम कितने में घुले हुए हैं? 1000 ग्राम जल या विलायक में घुले हुए हैं। अब जल में घुले हुए हैं तो अपने पास WB मिल गया, WB मिल गया, WA मिल गया। आगे दे रखा है इस विलयन का क्वथनांक 373.4 केल्विन है।
तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 373.4 केल्विन। या दूसरा क्वेश्चन को कैसे दे सकता है, यह विलयन 373.4 केल्विन पर उबलता है। बात एक ही हो गई। घुले हुए विलयन में विलय की मोलर द्रव्यमान की या अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, जल का मोलल क्वथनांक स्थिरांक Kb बराबर है 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कुछ क्वेश्चनों में तुम्हें क्या नहीं दिया होगा, Kb नहीं दिया होगा, उसकी जगह तुम्हें और कुछ दिया हो सकता है, तो उसके लिए अपने को Kb ज्ञात करने का एक सीधा फॉर्मूला भी है, वो दिया हुआ होगा। और वो कैसे ज्ञात करेंगे कि Kb बराबर mr TB स्क्वायर, mr TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन। m मोलर द्रव्यमान विलायक का, r गैस नियतांक, t बॉइलिंग पॉइंट उसका TB, और डेल एच ऑफ v इसका मतलब वाष्पन की वेपोराइजेशन की एंथैल्पी है। तो उस समय क्या देगा तुम्हें, डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन दे देगा। विलायक है उसका क्वथनांक दे देगा, जैसे पानी का नहीं देता, क्योंकि पानी का क्वथनांक सबको याद होता है कि इतना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब 373 केल्विन। अब देखो WB मिल गया, WA मिल गया, बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, तो डेल TB बराबर हमने पढ़ा है T माइनस T0। अब बताओ, ये तो अपना हो गया TB, तो T0 कितना होगा 373, तो 373.4 माइनस 373 बराबर कितना हो जाएगा 0.4। अब फॉर्मूला लिखें, डेल TB बराबर KB गुणा WB अपॉन MB इंटू 1000/WE। अप्लाई करो, MB याद करना है मेरे को, तो MB बराबर KB गुणा WB अपॉन डेल TB इंटू 1000/WA। चलते जाओ भाई, 0.512 इंटू विलय के 5 ग्राम गुणा 1000 अपॉन विलायक का 1000 ग्राम था, अपॉन ये कितना हो गया 0.4। MB बराबर कितना होगा 0.514 इंटू 5 अपॉन 0.4, 0.512 इंटू 5 अपॉन 0.4, तो ये हो जाएगा आई थिंक 64। विलय का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 64। आ गया समझ में? कितना हो जाएगा 64। इस तरीके से तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। यहाँ तक कि जितने भी डाउट्स हैं वो कल कंप्लीट सोल्व हो जाने चाहिए। नेक्स्ट अपना जो लेक्चर स्टार्ट होगा लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन। ओके बाय।